हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सबों का जो क्लास है, आप सबों का जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में। तो जो स्किनर साहब थे उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। तो आप भी अपने एक कॉपी और एक पेन अपने साथ जल्दी से अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेन पॉइंट है वो आपको बीच बीच में नोट डाउन करने पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो चलिए, आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ले लिया होगा। तो मैं हूँ घनश्याम और आप देख रहे हैं मिशन शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आपको ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारे कंटेंट दिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस तरह से अपने ज्ञान को और भी बेहतर बनाने के लिए और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। तो चलिए, आज का जो हम लोग का मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है वो है स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर का जो सिद्धांत है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत जैसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इन सबों के बारे में मैं डिटेल से चर्चा किया हुआ हूँ। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो सब और अपने जो स्टडी है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारे जो स्किनर साहब का तस्वीर लगा हुआ है इधर। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था किस पे दिया था, तो उन्होंने सिद्धांत दिया था चूहों पे। किस में दिया था? चूहा पे दिया था और कबूतर पे दिया था। तो ये भी तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बारे में आगे हम लोग अभी डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए, इनका एक सामान्य परिचय लेते हैं, इसके बाद इनके बारे में, इनका सिद्धांत के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको पूरा डिटेल से इनके बारे में जानने को मिलने वाला है। देखिए, इनका एक सामान्य परिचय है। स्किनर कहाँ के थे? तो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला है, स्किनर ने क्या सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1988 ईस्वी में दिया था। किस में दिया था? 1988 ईस्वी में ये सिद्धांत को उन्होंने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है यह सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब थे, जो उनके जो सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, जैसे प्रभाव का नियम उन्होंने दिया था। तो प्रभाव का नियम को ही आधार बना के उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है अपने तरीके से, क्योंकि उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। किसमें किया था? बिल्ली पे और मछली पे, मरी हुई मछली पे और भूखी बिल्ली पे। जबकि इन्होंने किसमें किया है? इन्होंने चूहा पे किया है। किसमें किया है? चूहा पे। तो लगभग दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, अगला है, वो कहाँ पढ़े थे? तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जो कि वहाँ पे प्रोफेसर का भी कार्य किया था उन्होंने। ठीक ना। चलिए, अब इससे आगे का पॉइंट को देखते हैं। यानी कि क्रिया प्रसूत, यानी क्रिया प्रसूत जो शब्द है उसके बारे में पहले हम लोग डिटेल से जानते हैं, तभी जाके हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या है क्रिया प्रसूत? तो क्रिया करने से है, यानी जो क्रिया करता है उससे है कि क्रिया कौन करता है। तो क्रिया कौन करता है? तो क्रिया कोई मानव कर सकता है या कोई जानवर कर सकता है या जीव जंतु कर सकता है। तो जो क्रिया करने में जो सक्रिय भूमिका निभाता है उसको क्रिया प्रसूत कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो मेन सिद्धांत है इसी पे आधारित है, तो इसलिए इस शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, अब इसके आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं स्किनर का सिद्धांत जो है, स्किनर का सिद्धांत उनको अन्य क्या क्या नाम से जाना जाता है। जो इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का जो उपनाम है वो क्या क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो उनका जो सिद्धांत है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं? आरएस
थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगला नाम क्या जानते हैं? तो क्रियात्मक प्रतिबंधन का सिद्धांत। और भी उपनाम क्या है और स्किनर का सिद्धांत का? तो है क्रियात्मक प्रतिबंधन का सिद्धांत है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला क्या नाम है और भी? तो अगला और नाम है संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट और भी क्या नाम से जाना जाता है? तो अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या कहा जाता है और भी उपनाम से? तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो वो जो सिद्धांत दिए रहते हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, उनको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये है स्किनर का सिद्धांत, जिसका काफ़ी सारे उपनाम है, जिसको भी आपको अपने संज्ञान में रखना हो, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, अभी पूछेगा कि अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर साहब ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है। अगला पूछेगा कि क्रियात्मक प्रतिबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रियात्मक प्रतिबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर साहब ने दिया है। अगला पूछेगा कि आरएस थ्योरी किसने दिया है? आरएस थ्योरी किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला चलते हैं। स्किनर का सिद्धांत का प्रयोग को हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है? एक बॉक्स है। क्या है? एक कक्ष है, बॉक्स है, जिसमें किसका जो चूहा है उसको क्या कर दिया गया है? अंदर में रख दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये क्या है? एक कबूतर है। क्या है? एक कबूतर है। इस कबूतर को क्या किया गया है? इसको भी सेम तरीके से पहले इस पर उन्होंने प्रयोग किया था, बाद में इस पर किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग जो फेमस प्रयोग है वो कौन सा है? वो चूहा वाला है। ये आंसर में क्या रहता है? चूहा और कबूतर दोनों रहता है, चूहा और कबूतर। जिसको पूछेगा कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया है, तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि चूहा और कबूतर पे। तो जो बिल्ली का सिद्धांत समझाया था आपको थॉर्नडाइक का, तो उसी पे ये भी आधारित है। देखिए, बाहर में यहाँ पे क्या है? बाहर में यहाँ पे खाने के लिए रखा गया। क्या है? खाने के लिए रखा गया। तो चूहा जो है, चूहा जो भूखा है। क्या है? चूहा भूखा है। तो ये जो प्रतिक्रिया करना लगता है चूहा, और इधर उधर चलने लगता है, तो ये दिख रहा है लीवर। तो एक बार गलती से चूहा का जो पैर है वो लीवर पे चल जाता है, क्योंकि ये तो उछल कूद कर रहा है इधर, तो चल जाता है। तो यहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता है और वो जाके खाना को बाहर में खा। देखिए यहाँ पे मान लो कि दाना रखा हुआ है, खाना को आराम से वो खा लेता है। इस तरह कबूतर है, कबूतर इधर उधर जैसे कि उसको बंद किया जाता है, तो वो क्या करेगी? बंद किया गया है तो वो इधर उधर दौड़ेगी, इसके बाद इधर चलेगी। अगर और यह जो लीवर दिया गया वो लीवर अचानक से खुल जाता है, इसके बाद वो बाहर निकल जाती है और वो अपना जो दाना है उसको खा लेती है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इनका है सिद्धांत। चलिए इस सिद्धांत में हम लोग को क्या क्या रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्या क्या हम लोग उसमें जानने को मिलता है, क्या क्या कहता है। तो सिद्धांत में क्या कहता है? तो सिद्धांत स्किनर का जो सिद्धांत है किस में जोड़ दिया है? पुनर्बलन में जोड़ दिया है। किसमें दिया है? पुनर्बलन में जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? यानी जो ये जो बॉक्स है उसको क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा जाता है। जो बॉक्स हम लोग भी देखे यहाँ पे, ये बॉक्स को हम लोग क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा जाता है इस बॉक्स को, उनको प्रयोग में। अगला है जो ये बॉक्स था, ये बॉक्स का जो बाद में उनके जो शिष्य थे, उनके जो छात्र थे, उन्होंने जो स्किनर साहब को सम्मान देने के लिए इस बॉक्स का नाम को चेंज कर दिया। और ये बॉक्स का नाम को उनको जो उनकी मृत्यु हो गई इसके बाद उनका जो नाम है उनको चेंज करके क्या कहा गया? उनका स्किनर बॉक्स कहा गया। स्किनर बॉक्स कहा गया। स्किनर बॉक्स इस नाम से इसको जानना लगा, मतलब जाना जाने लगा बाद में। ठीक है। अगला है जो पुनर्बलन शब्द है। तो पुनर्बलन शब्द है उसका जो सिद्धांत है, तो पुनर्बलन शब्द दिया तो उसका सिद्धांत कौन दिया? तो जो ये जो शब्द है इसको किसने दिया है, या फिर इसका जो सिद्धांत है किसने दिया है? आगे आने वाले दिनों में इसका भी सिद्धांत को हम लोग जानेंगे, बट अभी बस इतना जानिए कि जो पुनर्बलन शब्द है उसने किया था, कौन दिया है? तो क्लार्क एल हल ने दिया है। किसने दिया है? क्लार्क एल हल ने, जिसको हम लोग CL हल के नाम से जानते हैं। पुनर्बलन का शब्द कौन दिया है? तो क्लार्क एल हल ने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्लार्क एल हल ने दिया है। ठीक है, या तो CL हल ने दिया है। चलिए अगला है, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या कहा है?
तो स्किनर साहब जो थे उन्होंने प्रयोग किस पे किया है, तो अभी यहाँ पे हम लोग बताएंगे प्रयोग किस में किया, फिगर के माध्यम से भी समझे कि प्रयोग किस पे किया है। तो चूहा और कबूतर पे उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला है कि स्किनर साहब किसके जनक कहे जाते हैं। तो स्किनर साहब जो हैं उनको जनक भी माना जाता है। किसका, तो प्रसूत अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। किसे, प्रसूत अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। कौन, स्किनर साहब। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो उन्होंने प्रयोग में देखते हैं हम प्रयोग में और भी क्या क्या चीज़ देखा। तो प्रयोग में सबसे पहले अनुक्रियाकर्ता में किसको रखा था, अनुक्रियाकर्ता में चूहा रखा था। पिंजड़े के अंदर में कौन भाग दौड़ कर रहा था, तो चूहा ना कर रहा था इधर उधर उधर। ठीक है, और पुनर्बलन किस पे है, तो पुनर्बलन यानी जोर किस पे दिया, तो जोर दिया भोजन पे। किस पे दिया, भोजन पे। जबकि थॉर्नडाइक साहब ने क्या था, थॉर्नडाइक साहब ने जोर किस पे दिया था, जोर दिया था बिल्ली पे। किस पे दिया था, बिल्ली पे। यानी बॉक्स के अंदर पे जो बिल्ली रखी गई थी उस पर जोर दिया था। जबकि जो स्किनर साहब उसमें जोर किसने दिया है। बस हम यहाँ पे यही चीज़ अंतर है कि जो स्किनर साहब है उसने पुनर्बलन पे वो जोर दिया, यानी भी भोजन पे जोर दिया था। जबकि जो थॉर्नडाइक साहब थे उसमें किस में जोर दिया था, तो उन्होंने जो अनुक्रियाकर्ता पे जोर दिया था। जबकि वो कौन था, वो बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी। तो ठीक है, तो यही दो मेन अंतर है इसमें स्किनर साहब में और थॉर्नडाइक साहब में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पुनर्बलन पे अगर जोर दिया है यहाँ पे, तो पुनर्बलन को थोड़ा हम लोग अच्छा से समझेंगे तब तो समझ में आएगा। तो पुनर्बलन पे जोर दिया, तो पुनर्बलन कहने का मतलब है क्या है, तो पुनर्बलन हो सकता है कि सकारात्मक पुनर्बलन हो सकता है और नकारात्मक पुनर्बलन हो सकता है। अभी सकारात्मक और नकारात्मक कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर हम कोई भी काम को कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें उस काम को मतलब कोई बच्चा अगर स्कूल में अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको अच्छा चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो उसको शिक्षक जो है थोड़ा सा कुछ प्रोत्साहित कर देता है, कुछ अच्छे बात बोल देता है, तो वो प्रशंसा कर देता है, तो बच्चा और भी अच्छे गति से और भी अच्छी तरीके से और जो अपना पढ़ाई है उसको करना शुरू कर देगा। ठीक है, और वही चीज़ है अगर हम लोग का जो मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट है यानी हम लोग अभी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो और भी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं और अगर तैयारी के दौरान हम जो मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, अगर हमें उसमें अच्छा अंक आने लगता है धीरे धीरे करके, तो अगर अच्छा अंक आए तो क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है। तो उसमें होगा क्या कि हम लोग को जो नौकरी पाने की संभावना है वो बहुत ही नज़दीक हम लोग उसका होते जाएंगे, जिससे हम लोग को क्या हो जाएगा, जो अंदर से उत्साह बढ़ेगा और हम लोग को और भी उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में यहाँ कहा गया है। अगला है नकारात्मक। तो नकारात्मक क्या है, अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं और हमको निराशा हाथ लग रही है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा जैसे कि है, और मान लीजिए कोई टीचर है, उसको कोई गलती किया, उसमें उसको डांट लगा दिया, या तो कोई चीज़ को बनाने के लिए दिए थे शिक्षक, वो चीज़ को नहीं कर पाया तो शिक्षक डांट लगा दिया, तो क्या वो जो बच्चा पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना, तो बच्चा जो है आगे से उस कार्य को वो करने में लगभग नकारात्मक सोच रखेगा और नकारात्मक क्षमता रखेगा, क्योंकि वो एक बार उसको डांट मिल चुका है। अगर हम मान लीजिए कि गाड़ी सीख रहे हैं, गाड़ी सीख रहे हैं, तो अगर हमको गाड़ी से गिर गए और हमको चोट लग गया, तो मेरे को अंदर में डर बैठ गया ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे इसमें रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो चूहा था, चूहा अगर पिंजरे के अंदर में भागदौड़ कर रहा था, तो अगर भागदौड़ के दौरान अगर वो जो लीवर है उसमें उसका पैर जाता है, उसको चोट लगता है, तो वो और उस चीज़ को टच करना तो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको ठीक है जानता है अगर खुल गया एक बार में, लेकिन अगर गलती से खुल जाता है तो घूमते घूमते टच होता है और उसको चोट लग जाता है, वो दोबारा उस चीज़ को नहीं छूने जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है, दंड की भावना से देखा गया है। तो बच्चों में कैसे दंड होगा, तो स्कूल में डांट फटकार या तो बच्चों को प्रतिहीन भावना, ये सब क्या होता है, दंड का कारण बन सकता है। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। जो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट लिखा हुआ है उसको, तो क्या लिखा हुआ है, सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन किसको कहते हैं, इसमें यदि किसी प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। देखिए इसमें वही चीज़ क्या है, अगर व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो फिर से वापस उस कार्य को करेगा। जैसे कि चूहा अपना जो खाना खाया तो उसमें एक बार उसको दब गया तो दरवाज़ा खुल गया, बाहर आकर अपना खाना खा लिया। अब दूसरी बार उसको पैक कर दिया गया, उसमें क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, फिर घूम फिर से वो क्या फिर से उस लीवर को दबा दिया, तो क्या था, उसका सकारात्मक प्रभाव था। अगर वही चीज़ उसको लग जाता फर्स्ट टाइम में,
तो वही चीज़ को लग जाता है उसका पैर में, तो वो क्या फिर वापस उसको जाकर दबाता नहीं, डर जाता है कि नहीं नहीं हमको नहीं खोलना है। ठीक है, तो इस तरीके का ये इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो परीक्षा जो है वो पास होने पर कोई गिफ्ट मिलना। अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई बच्चा 10th का एग्ज़ाम में पास किया, तो उसको जो पापा है उन्होंने बोल दिया अगर तुम 10th का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास करोगे तो तुमको मोबाइल गिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे में क्या हुआ? सकारात्मक भावना उत्पन्न हुआ। अब वो सोचेगा कि हम जब 12th का एग्ज़ाम पास करेंगे तो उसमें बोल दिया कि हो सके लैपटॉप मिल सकता है। इस कारण से वो बच्चा और भी मेहनत करके 12th में भी अच्छे नंबर से पास करेगा। ठीक है, तो वही है सकारात्मक प्रभाव। अगला है नकारात्मक पुनर्बलन। तो नकारात्मक पुनर्बलन का कहने का मतलब है इसमें प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। सॉरी, तो इसमें जो है अगर बच्चा वही चूहा वाला एग्जांपल लेते हैं, तो चूहा है, तो चूहा को अगर उस लीवर में चोट लगता है पिंजरे के अंदर में, तो कक्ष के अंदर में, तो वो चीज़ को दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर हमको परीक्षा में मॉक टेस्ट में लगाने में अगर नंबर नहीं आ रहा, अगर मान लो मेरा 150 नंबर का है, 150 नंबर में मेरा 30 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, तो बच्चा को क्या उसमें मन लगेगा? तो दोबारा करने में नहीं आएगा। जबकि यही चीज़ को अगर मान लो पास मार्क्स 90 है और बच्चा का 80 नंबर आ रहा है, 75 नंबर आ रहा है, 85 नंबर आ रहा है, तो बच्चा या तो 90 नंबर आ रहा है, तो बच्चा क्या चाहेगा कि मैं इसको और दोहराऊंगा और मैं उसमें बेहतर करूंगा। तो इस चीज़ के बारे में इसमें कहा गया है। अगर उसमें अगर जोर ना दिया जाए, मतलब अगर उसमें पुनर्बलन में अगर नकारात्मक पर पुनर्बलन होता है तो बच्चा सही से नहीं सीख पाता है। तो चलिए जो इसका जो की पॉइंट है, की पॉइंट कहने का मतलब मेरा जो पढ़ाने का तरीका है इससे ये रहता है कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो मेन पॉइंट है इसको हम लोग जानते हैं, जो ये समझिए कि क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो की पॉइंट में स्किनर सिद्धांत में की पॉइंट में क्या कहा गया है, तो इसका प्रयोग बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है जो स्किनर साहब का जो प्रयोग है, सिद्धांत है, वो बालकों में किस तरह से काम आता है। तो बालकों में किस तरह से काम आता है, तो शब्द का भंडार और वृद्धि करने में, शब्द भंडार वृद्धि में काम आता है। अगला है संतोष क्रिया पर बल देता है, यानी संतोष क्रिया हुई तो बोले अगर हमको कुछ काम करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, अगर मेरा 90 नंबर आएगा तो 80 नंबर आएगा, तो वो क्या है? संतोषजनक है। तो उसमें हम और भी अच्छे तरीके से उस काम को करेंगे, यानी सफलता की ओर, हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, इस कारण से हम उसमें जोर देंगे, उसमें और भी अच्छे से करेंगे, उस कार्य को दोहराएंगे। ठीक है, अगला क्या कहा गया, इसमें पुनर्बलन पर बल दिया गया। तो स्किनर साहब के सिद्धांत में किसमें बल दिया गया है, तो पुनर्बलन पे बल दिया गया है। अगला पूछेगा स्किनर साहब ने किसमें प्रयोग किया था, कौन सा जानवर पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने चूहा और कबूतर पर किया था। चूहा हो सकता है, या तो कबूतर हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है आपका। अगला है तो स्किनर साहब है, उनको किनका जनक कहा जाता है, तो स्किनर साहब जो है वो क्रिया प्रसूत का जनक कहा जाता है। किसका क्या जाता है? क्रिया प्रसूत का जनक कहा जाता है स्किनर साहब को। अगला है जो स्किनर साहब है उन्होंने जो पुनर्बलन है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो स्किनर साहब है उन्होंने पुनर्बलन को 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो जो पुनर्बलन है उसको 2 वर्गों में किसे क्या क्या विभाजित किया है, उसको देखते हैं। देखिए स्किनर साहब जो है उन्होंने पुनर्बलन को 2 वर्गों में कैसे विभाजित किया है, तो एक सतत पुनर्बलन और एक आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन मतलब अगर एक बार उसको अगर मोटिवेट हो गया बच्चा तो उस चीज़ को वो करते रहेगा, और जबकि वो एक बार डिमोटिवेट हो गया तो वो जो नकारात्मक और सकारात्मक वाला दिए थे ना, वही चीज़ इसमें है, एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। ठीक है, तो यही चीज़ है आज का जो टॉपिक है, इसमें ये चीज़ हम लोग को जानने को मिला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने और भी जो थ्योरी है उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और अपने जो शिक्षा तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो मैं हूं घनश्याम, और आज का इस क्लास में आप सभी को उससे विदा लेता हूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।